नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान। उनका नाम है शिवदयाल। जाने माने साहित्यकार, लेखक और कवि हैं। छात्र जीवन से ही उन्होंने सक्रिय रूप से सामाजिक आंदोलनों में, सामाजिक सरोकार के कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिया और जेपी आंदोलन में भी उनकी सहभागिता रही। सरकारी सेवा में गए, उसके बाद सरकारी सेवा में मन नहीं लगा तो छोड़ करके पूरी तरह लेखन के लिए समर्पित हो गए। अब तक उन्होंने करीब 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और उसमें ज़्यादातर बिहार को केंद्रित करके लिखी गई है। जेपी उनके बहुत पसंदीदा विषय रहे हैं और जेपी के विभिन्न आयामों पर, जेपी आंदोलन पर, बिहार के छात्र आंदोलन पर कई पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं। हम स्वागत करते हैं शिवदयाल जी आपका। तो अभी जो आपने पुस्तक लिखी है जेपी आंदोलन और लोकतंत्र, ये अभी उनकी ताज़ा पुस्तक जो आई है जेपी आंदोलन और लोकतंत्र पर, तो भारतीय लोकतंत्र, हाँ, तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ये 368 पेज की पुस्तक है और प्रलेख प्रकाशन से इसका प्रकाशन हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने इस पुस्तक को जेपी आंदोलन के सेनानियों को समर्पित किया है। वो आंदोलनकारी जो जीवित हैं या जिन्होंने शहादत दे दी या जो स्वर्गवासी हो गए, उन तमाम आंदोलनकारियों को उन्होंने ये पुस्तक समर्पित की है। इसमें पुस्तक में 3 खंड हैं। पहला खंड है मंथन और मीमांसा, इसमें 10 लेख हैं। दूसरा खंड है बीच समर और उत्तरकाल, इसमें 16 लेख हैं। और तीसरा और अंतिम खंड है दस्तावेज, इसमें जेपी के लिखे हुए या उनसे संबंधित दस्तावेज का संकलन किया गया है, जो 9 आलेख हैं इसमें। तो कुल मिला के ये है इस पुस्तक का परिचय। और इसमें एक लेख जो है वो मशहूर पत्रकार के विक्रम राव का भी है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉरेस्पॉन्डेंट उस समय हुआ करते थे और जेपी के करीबी थे। कई आंदोलनों को उन्होंने कवर किया। और बड़ौदा डायनामाइट कांड जो उस समय हुआ था, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस को भी आरोपी बनाया गया था, उसमें विक्रम राव भी आरोपी थे। बाद में वो केस समाप्त हो गया। वो आपातकाल के दौरान वो केस हुआ था उन पर। तो शिवदयाल जी, इस पुस्तक को लिखने की कल्पना कैसे आपके मन में आई? कैसे आपने शुरुआत की कि इस विषय पर पुस्तक लिखनी चाहिए? क्योंकि आमतौर पर इस तरह के वैचारिक पुस्तक जो हैं उनके पाठक बहुत कम होते हैं। जी, ये दरअसल कोई आनन फानन में तैयार की गई पुस्तक नहीं है। इसकी एक पृष्ठभूमि भी है। दरअसल यहाँ से एक पत्रिका निकलती थी, विकास केंद्रित पत्रिका, विकास सहयात्री। पहले वो सहयात्री के नाम से प्रकाशित होती थी। सन 2000 से प्रकाशन उसका शुरू हुआ था। वो पटना, रांची से, पुनः पटना से, मैं उसका संपादक भी था। तो 10 वर्ष पूर्व 2014 में हमने एक अंक निकाला था जेपी आंदोलन और भारतीय लोकतंत्र। अच्छा। जेपी आंदोलन के 40 साल पर 2010 में। हाँ। तो उसमें उस पत्रिका में जो महत्वपूर्ण जो कुछ था उसका बहुलांश इस पुस्तक में आया। और पहले से मेरे ध्यान में ये बात थी कि जयप्रकाश आंदोलन, इसको बिहार आंदोलन भी कहते हैं, संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी कहते हैं, तो उसकी जब अर्धशती हो तो अर्धशती पर उसको नई पीढ़ी या उस दौर की पीढ़ी उस आंदोलन को कैसे देखती है, वो अगले साल होने वाली है। इस साल उसकी अर्धशती पूरी हो गई है। 18 मार्च को अगर आंदोलन की शुरुआत माना जाए, 74 जो कि है, तो इस साल 2024 में इस आंदोलन की 50 साल पूरे, मतलब 50 साल पूरे हो गए। हाँ। तो उसमें जो हमने कोशिश की थी सहयात्री में, उसके अलावा भी कई लोगों को हमने इसमें शामिल किया। और इसमें अभी हाल फिलहाल में भी कई लोग हैं, जैसे समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर हैं, और वो तो पूरी इमरजेंसी में जेल में थे। प्रोफेसर आनंद कुमार हैं, जिनको आप जानते हैं, प्रख्यात समाजशास्त्री, और
और तो उनका भी जेल में पूरा अनुभव है उनका। अलग अलग विषयों पे इनसे मैंने लेख लिए हैं। आपके और भी कुछ लोग हैं, पत्रकार जो हैं मित्र, जो अनिल विभाकर हैं, तो 19-20 महीने वो भी जेल में थे। हाँ, तो इन सब अनुभवों का भी इसमें समावेश है। और जैसा कि आपने चर्चा की, इस पुस्तक के 3 खंड हैं। पहला जो खंड है वो वैचारिकी का खंड है। अच्छा। जो आंदोलन की जो वैचारिक स्थापना क्या थी, उसका दार्शनिक आधार क्या था, उसकी पूरी पृष्ठभूमि क्या थी, सामाजिक, यानी जो आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन के शुरू होने के पीछे की पृष्ठभूमि क्या, पृष्ठभूमि भी थी, और आंदोलन किन कारणों से हुआ, उसका कोई वैचारिक आधार तो होगा। बिल्कुल, नहीं तो इतना बड़ा वो व्यापक जन आंदोलन नहीं बन पाता। दूसरा खंड जो है उन लोगों का जो साक्षी ही नहीं, भोक्ता है। अच्छा, सीधे भोक्ता है, जो आंदोलन में रहे और आंदोलन में जो दमन हुआ उसको उन्होंने जेल भी गए। और इसी में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने आंदोलन के मूल्यों को आगे बढ़ाया। बिल्कुल, मतलब जेपी आंदोलन को आमतौर पे लोग सत्ता की राजनीति से जोड़ के ही देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बिहार में जो भी नेतृत्व खड़ा हुआ, दिल्ली में भी, तो लोग समझते हैं कि ये जेपी आंदोलन का प्रतिफलन यही है। जबकि जेपी आंदोलन की जो अंतरधारा एक जो थी, जो जमीनी जो एक धारा थी, जमीनी आंदोलनों की जो कड़ी बनी थी उसके बाद, तो उससे जो जुड़े लोग हैं उनका भी अनुभव, उनका विचार इसमें शामिल है। और तीसरा खंड तो दस्तावेज का है, जो जाहिर है कि मुश्किल से ही जुटे। इतने सारे दस्तावेज जो भी थे, उसमें से कई दस्तावेज ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से अभी पब्लिक डोमेन में नहीं होंगे। अच्छा। तो ये सब चीज़ें जो हमारे पास जमा थी, और कहीं कहीं से उनको मैनेज करके मैंने इसको। तो कितने दिन आपको लगे ये सब दस्तावेज और आलेख जमा करने में और इसको पुस्तक का रूप देने में? 1-1.5 साल तो लगेगा। अच्छा। और प्रकाशक मतलब जिस तरह की ये पुस्तक है, उसमें 1.5 साल में आपने कर लिया, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है जी, क्योंकि पहले से मेरे पास कुछ सामग्री थी। अच्छा। और ज्यादातर तो दस्तावेज में और नए लेख जो शामिल हुए उसमें जितना समय लगा, बल्कि उसको 2 साल करना चाहिए, इसलिए कि 22 से ही मैं इस दिशा में बहुत सक्रिय हो गया था, तो 2 साल। अच्छा, तो अब हम लोग लौटते हैं इस पुस्तक की सामग्री पर। इस पुस्तक में आपने एक जगह शुरू में ही विवरण आया है कि वो 1 फरवरी 74 की घटना का जिक्र है। पटना कॉलेज के मैदान में एक सभा हुई जिसमें जेपी भी मौजूद थे, और पटना यूनिवर्सिटी के तब के कुलपति आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा भी मौजूद थे उस सभा में। तो जेपी ने के संपादक भी थे। अच्छा, राम सिंह भारतीय। जी। तो जेपी ने उस सभा में कहा था छात्रों से कि वर्तमान शिक्षा पद्धति गुलामी की शिक्षा देती है, इसे बदलना होगा। तो इसके पीछे जेपी की क्या सोच थी और क्या उनका ब्लूप्रिंट था कि कैसे ये बदलाव हो? जेपी ने बाद में जब आंदोलन शुरू हुआ और 8 अप्रैल 1974 को जेपी ने बाकायदा एक जुलूस निकालकर उसका नेतृत्व स्वीकार किया। उस जुलूस में आप जानते हैं कि तमाम पटना के बुद्धिजीवी थे, लेखक थे, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, रेणुजीवी थे। हाँ, उस समय तो कवि साहित्यकारों का एक बड़ा जत्था उनके साथ लग गया। और क्षुब्ध हृदय है बंद जुबान, ये एक नारा था, और कोई नारा नहीं था, वो मतलब वो मौन जुलूस था और तख्तियों पर ये सब लिखा था। तो बाद में भी उन्होंने जैसे कि उसको स्पष्ट किया, जो आंदोलन शुरू हुआ उसकी 4 मांगें थी प्रमुख, तो उनकी ही पृष्ठभूमि में इसको समझा जा सकता है। उसमें से एक प्रमुख मांग थी शिक्षा में आमूल बदलाव। बाकी तो महंगाई, बेरोजगारी थी ही, और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था, और ये चौथी जो मांग थी वो शिक्षा में आमूल परिवर्तन। तो जेपी का मानना था कि जो शिक्षा है जो हम ले रहे हैं, जो एक तो उस पर औपनिवेशिक प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो पहले जो क्लर्क बनाने की शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा का मतलब ही था सिर्फ रोजगार पाना, जो ब्रिटिश राज में, वही परिपाटी
शिक्षा का वही उद्देश्य जो है चला आ रहा था। वो चला आ रहा था, और आज़ादी के 25 सालों बाद भी उसमें लेश मात्र भी हेरफेर नहीं हुआ। तो ये आज भी हम इसको महसूस कर रहे हैं कि शिक्षा पर जो सबसे बड़ा उसकी दुर्गति हुई है वो औपनिवेशिक जो प्रभाव है उस पर, कि शिक्षा को डिग्रियों के साथ उसको जोड़ के रखा। डिग्री रहित शिक्षा के बारे में हमने कभी नहीं सोचा ही नहीं। तो अब तो उस दिशा में कुछ सोचना शुरू हुआ है। तो ये दरअसल बहुत अग्रगामी सोच थी हाँ। तो इसमें कुछ काम हुआ, कोई बदलाव हुआ, या जेपी की जो उस समय की जो पीड़ा थी वो आज भी कायम है? मैं ये कह सकता हूँ कि इस दिशा में पहल हुई, लेकिन उस तरह से वो जोरदार पहल नहीं हो पाई। उसका कारण बहुत कुछ है। उसमें से एक दो तरह की जकड़नें हैं। एक वैचारिक जकड़न भी है। बहुत से लोग जो है, खासतौर से हमारे जो प्रभु वर्ग है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो अपनी लीक छोड़ना नहीं चाहता। जी। और दूसरी व्यवस्थागत जकड़न, जिसमें हम ऐसी व्यवस्था में एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था की ओर जाने की जो तत्परता होती है एक बड़े उद्देश्य के लिए, उस तत्परता में मुझे लगता है कि कमी है। और इसी कारण शिक्षा की जो स्थिति आज़ाद भारत में कम से कम आज़ादी के 75 साल बाद होनी चाहिए थी, वो आज भी नहीं है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जेपी ने कही थी कि जनतंत्र के स्थान पर दल तंत्र कायम हो गया है, ये 1974 में उन्होंने कहा था, और पहले भी कहा था। तो उसमें कुछ आप देखते हैं कि कुछ बदलाव आया है? सच पूछे तो दलबंदी जो है, या दलों की जकड़बंदी तो और मुझे लगता है बढ़ गई है। अच्छा। जेपी का मानना था कि वो गांधी जी के नज़दीक थे इस सोच में। गांधी जी संसदीय लोकतंत्र को भारत की परिस्थितियों में बहुत उपयुक्त नहीं मानते थे, और अब लगता है कि उचित ही नहीं मानते थे, क्योंकि जो संसदीय लोकतांत्रिक राजनीति का जो प्रसार हुआ धीरे धीरे, इससे बहुत सी चीजें बनी। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नष्ट ही करने वाली चीज थी, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हमारा जो लोकतंत्र है उसमें शक्ति जो है वो जनता के हाथ में सीधी न रह के वो दलों के हाथ में चली गई। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपकी कंस्टिट्यूएंसी है जी, आपका चुनाव क्षेत्र जो भी हो, अब उसमें से कोई प्रत्याशी जीता तो आप कहेंगे कि ये मेरा प्रतिनिधि है, लेकिन आपका प्रतिनिधि है क्या वो? अगर आप जनता हैं तो वो पहचानता भी नहीं होगा मुझे। ये तो एक बात हुई कि आपको नहीं पहचानता होगा, लेकिन दरअसल उसको सिर्फ आपने वोट दिया है। बिल्कुल। उसके चुनाव में आपकी भूमिका सिर्फ यहीं तक है, वोट देना। आपने एक फलाने आदमी को फलाने दल की अनुशंसा पर या उसके प्रभाव में आकर उसको वोट दे दिया। बाकी ये दल है और दल ने अपना प्रतिनिधि खड़ा किया। उसने आपसे पूछा कि ये प्रतिनिधि कैसा रहेगा इस क्षेत्र के लिए, हम इसको खड़ा करना चाहते हैं। जेपी इसी बात को कहते थे, और दलों का आप अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि दलीय राजनीति किस हद तक उस समय तक भ्रष्ट हो गई थी। 1967 से लेके 1974 के बीच में 7 सालों में बिहार में 10 मुख्यमंत्री बदले गए। अच्छा। और 3 राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अच्छा, जबकि उस समय कांग्रेस का आप बोलिएगा कि आंदोलन कैसे हुआ? हाँ। तो आंदोलन इतना बड़ा ऐसे ही नहीं हो सकता, है ना। वो जब तक एक व्यापक आधार नहीं होगा तब तक कोई आंदोलन, कोई प्रतिरोध एक जन आंदोलन की शक्ल नहीं ले सकता। आक्रोश लोगों के मन में पनप रहा होगा। आप उसको मतलब आप आज की डेट में, आज की तारीख में आप कल्पना करके देखिए कि किसी राज्य में 7 साल के अंदर 10 मुख्यमंत्री हों। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं? यानी आया राम गया राम का खेल हो रहा। आप सोचिए कि माने वो दल तंत्र नहीं था तो क्या था, लोकतंत्र क्या था वो बताइए। और उसमें जनता की कोई भूमिका नहीं। जनता की कोई भूमिका नहीं। वो मुख्य मतलब कहिए कि सिर्फ वो दर्शक। हाँ, दर्शक भी नहीं, भोक्ता है, भोग रही है। बिल्कुल। तो ये इस अर्थ में जेपी का जो आंदोलन था वो भी इसीलिए था कि लोकतंत्र को कैसे हम वास्तविक बनाए भारत में। सच्चा लोकतंत्र एक कैसे स्थापित हो देश में, इस ओर उनकी दृष्टि थी। और वो सिर्फ वोट देने से जनता को वोट देने का अधिकार है और ठीक है आपने नागरिक अधिकार दे दिए हैं,
तो इन्हीं से वो संतुष्ट होकर नहीं रह जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जनता के पास जो उसके प्रतिनिधि हैं, जो दल हैं, उन पर जनता की शक्ति का अंकुश कैसे स्थापित हो, कि वो अनियंत्रित ना हो। आज की डेट में देख लीजिए, बिल्कुल नहीं है। तो उनकी सोच जो थी वो इतनी बड़ी जनपक्षीय सोच थी कि उसकी अभी कल्पना करके लगता है कि ये तो बहुत यूटोपियन एक विचार है, असंभव विचार है, ये पता नहीं बिल्कुल। अच्छा, इस पुस्तक में आपने आंदोलन के समय विधानसभा में जो चर्चा हुई जी, आंदोलन पर अलग अलग सत्रों में, उसका भी उल्लेख आपने किया है। जी, जी। तो उस समय के जो नेता थे, बहुत सारे नेता तो आंदोलन में सहभागी थे जी, मगर एक बड़ा वर्ग था जो उस आंदोलन के विरोध में भी था। तो उस समय के नेताओं की मन स्थिति क्या थी? आपने पुस्तक लिखने के समय अध्ययन किया होगा, उसका लोगों से बातचीत की होगी। मिली जुली मन स्थिति थी जी। और देखिए, विपक्ष के नाम पर आंदोलन में तो जैसे शुरू ही हुआ, बाद में वो आंदोलन बना, बड़ा आंदोलन हुआ, देशव्यापी हुआ, तब उसमें तरह तरह के लोग आए, जुड़े। लेकिन जो शुरुआत का है ये जो एक दिन की कार्रवाई है, हाँ। तो वो शुरुआत के जिसमें लाठीचार्ज हुआ था, कई लोग घायल हुए थे, तो उसमें कर्पूरी जी या दूसरे नेता कपिल देव सिंह हैं और लोग, खासतौर से समाजवादी धड़े के जो नेता थे, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, इसका एक डॉक्यूमेंटेशन है उसमें। अच्छा। और दूसरे की आप ये देखिएगा कि उस समय भी जो कांग्रेस पक्ष के भी नेता हैं, तो जेपी का चूंकि व्यक्तित्व इतना बड़ा है और छात्रों के प्रति वैसी कोई उस समय तक वो बात उस तरह की एक्रिमोनी नहीं आई थी, तो आप ये नहीं देखेगा कि उनको सीधे खारिज करने की कोई टेंडेंसी दिखाई दे रही है, कोई ऐसी प्रवृत्ति है। उसमें दारोगा प्रसाद राय भी हैं, मुझे लगता है, वो तो उस पीरियड में मुख्यमंत्री भी रहे, हाँ, बाद में वो रहे। तो ये एक दिन की कार्यवाही का एक दस्तावेज है जिसमें ये पता चलता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि विधानसभा में बैठे हुए हैं, तो वो इस आंदोलन को या जो छात्रों का आक्रोश था, तो उसको किस नजरिए से देख रहे थे। तो इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि ये मिला जुला नजरिया था। तो ये आपको लगता है कि जेपी के जो सपने थे और उन्होंने अलग अलग समय पर जो अपनी राय व्यक्त की, या संपूर्ण क्रांति का जो उनका दर्शन था, और आंदोलन के बाद ज़्यादातर उनके आंदोलन से निकले नेता ही सत्ता में आए, सिर्फ बिहार ही नहीं, दिल्ली की सत्ता में भी, अलग अलग राज्यों की सत्ता में भी आए। इसके बावजूद क्या वजह रही कि जेपी के सपने आज भी अधूरे हैं? जो आदर्श लेकर के छात्रों का आंदोलन हुआ, जिन मांगों को लेकर के, वो मांग भी आज भी यथावत हैं, कोई उसमें बदलाव नहीं आया, सामाजिक स्थितियों में बदलाव नहीं आया, और जो राजनीतिक स्थिति थी जिसकी आपने अभी चर्चा की कि जेपी के मन में जो पीड़ा थी कि वास्तविक लोकतंत्र इस देश में नहीं है, वो भी नहीं हो पाया। तो ये नेताओं की मन स्थिति क्या रही कि जो उस आंदोलन से निकले वो भी उस सपनों को पूरा नहीं कर सके? मैंने एक किताब की भूमिका में इस पर काफी विस्तार से लिखा भी है, लंबी भूमिका है, प्रस्तावना। देखिए, ये नहीं कह सकते कि आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं हुआ। आंदोलन का बहुत ही एक स्थायी और दूरगामी प्रभाव समाज और राजनीति दोनों पर हुआ। समाज में जो हमारे यहाँ जो उस समय का राजनीतिक समीकरण था, जो सत्ताधारी दल का था, तो उसमें आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र चलता है वो कुछ जाति समूहों के मतलब उसके एक इक्वेशन से चलता है, फिर उसको दूसरा इक्वेशन आके काट देता है, या फिर और नए नए तरह के इक्वेशन या समीकरण बनते रहते हैं। तो इसमें जो जेपी आंदोलन में एक बड़ी बात ये हुई कि जो राजनीतिक रूप से उपेक्षित समुदाय था, जिसको आज पिछड़ा वर्ग कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, उसकी एक बड़ी भूमिका थी। किसान वर्ग जो था, किसान वर्ग की बड़ी भूमिका थी। आंदोलन की पहुंच तो गांव-गांव तक थी। और जो मध्य जातियां थी, जो किसान थे, वो अपने को ठगा महसूस करते थे, उनको ऊपर से भी दबाव महसूस होता था, और व्यवस्था में उनको जो भागीदारी चाहिए थी या जिसकी आकांक्षा थी, वो उनके लिए संभव नहीं हो पा रही थी। दूसरी ओर जो दलित वर्गों के लिए, जो ये अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए आरक्षण था, वो आरक्षण भी उनको उपलब्ध नहीं था। तो उसके लिए देखिएगा कि एक उनके अंदर एक अलग तरह की राजनीतिक
आकांक्षा थी और भागीदारी की आकांक्षा बहुत बलवती थी। उसको स्वर मिला आंदोलन में। यही कारण है कि जब 1977 का चुनाव हुआ तो 1970 के चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर इन वर्गों के लोग और इन मध्य जातियों के लोग सीधे संसद में गए, विधानसभाओं में गए और राजनीति का स्वरूप उस समय के बाद से लेके आप देखिएगा तो बहुत बदल गया है। विधानसभाओं का जो गठन है वो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन उनका कैसा बदल गया है ना। पहले जो सामाजिक उसका जो आधार था वो बहुत बड़े पैमाने पर सामाजिक समीकरण बदले, सामाजिक आधार भी राजनीति का सामाजिक आधार बदल गया। इसमें जेपी आंदोलन की बड़ी भूमिका है। लेकिन ये एक सत्ता की जो राजनीति है उसमें जो बदलाव हुआ उसकी बात हुई। दूसरी जो एक बात हुई वो निचले स्तर पे हुई। जेपी ने आंदोलन के समय ही कहा था युवाओं से कि गांव में जाओ, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई दरअसल गांवों से शुरू होगी, है ना। और वहां जब स्थिति बदलेगी तभी हम आगे बढ़ेंगे और बड़े बदलाव की ओर आगे बढ़ेंगे। तो उस समय भी कई उन्होंने एक छात्र युवा संगठन की स्थापना भी की थी 1 जनवरी 1975 को, संपूर्ण क्रांति के लिए, को उसी ध्येय के लिए। संगठन निर्माण उनका एक बड़ा काम था, वो चलता रहा था शुरू से ही। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से लेके आप समझ लीजिए कि छात्र युवा संघर्ष वाहिनी तक उन्होंने संगठन बनाया, PUCL बनाया, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी बनाया। ये तमाम चीजें वो करते रहे पूरे जीवन में। शांति सेनाएं गठित थी वहाँ नागालैंड में। तो संगठन का काम वो हमेशा करते रहे। तो ये जो संगठन थे वो जमीनी आंदोलनों से जुड़े रहे। जेपी आंदोलन की जो परिवर्तनकामी धारा जिसको मैं कहता हूँ, जिसमें मेरा उपन्यास भी है जो 2017 में प्रकाशित हुआ, एक और दुनिया होती। अच्छा। तो वो जो परिवर्तनकामी धारा थी उसने भी स्थितियों को बहुत बदला। उसने जड़ता को तोड़ा, जो निचले सतह पर जो एक जड़ता थी उसने उसको तोड़ने में बहुत मदद की। आप जानते हैं बोध गया भूमि आंदोलन और गंगा मुक्ति आंदोलन जैसे आंदोलन, उधर गंधमार्दन पर्वत के इसमें आंदोलन हुआ, और भी कई विस्थापन से जुड़े जो आंदोलन थे उनमें भी कहीं ना कहीं इन युवाओं की भागीदारी थी। और उसके चलते जो उन्होंने एक दबाव समूह की तरह काम किया। हाँ, आपने उसका भी उल्लेख किया है कि जेपी आंदोलन से निकले बहुत सारे नौजवानों ने अलग अलग इलाकों में रचनात्मक काम किए, सामाजिक बदलाव किया और आज भी काम कर रहे हैं। जी, आज भी काम कर रहे हैं। बाद में एक ये भी हुआ, इसको मतलब एक सकारात्मक भी दृष्टि से देख सकते हैं और नकारात्मक भी कर सकते हैं कि जेपी आंदोलन से जुड़े लोग और बल्कि और भी जो आंदोलन हुए वो बाद में जो भूमंडलीकरण के बाद एक NGO संस्कृति का ही निर्माण हो गया, उसमें भी इन युवाओं की एक भागीदारी है। तो उसमें जैसे आदर्श गांव की स्थापना करनी है या मान लीजिए कहीं जो असिंचित क्षेत्र है तो वहाँ पानी पहुंचाना है, नदियों का पुनर्जीवन, तमाम ऐसी तरह की चीजें हुई हैं जिसमें कहीं ना कहीं जेपी आंदोलन से प्रेरित या उसमें जो भाग लेने वाले युवा थे उनकी एक भूमिका रही है। तो अब एक सवाल और कि क्या आपको लगता है कि जेपी के जो सपने थे जिससे लोग सक्रिय रूप से जुड़े थे, आप भी उनमें से एक थे, तो सपने वो कभी उनके पूरे होंगे या पूरे होने के करीब भी पहुंच पाएंगे? तो ऐसी परिस्थितियां आपको लगती हैं कि बनती हुई दिख रही हैं? देखिए, समाज जो है वो आगे बढ़ता जाता है। जेपी की जो पूरी जो शिक्षा है उनका जो स्वप्न है वो ये है कि आम भारतीय के जीवन में कैसे ऐसा बदलाव ले आया जाए जिसमें कि वो एक मनुष्य के रूप में जो एक अपना अधिकतम विकास जो संभव है वो कर सके। अच्छा। तो अधिकतम विकास मतलब ये मत समझिए कि वो नदी नाले, ये नालियां बन गई, सड़कें बन गई, ये नहीं है। एक व्यक्तित्व का जो विकास होता है जिसमें एक बहुत मूलभूत बात है व्यक्ति की अपनी स्वायत्तता, है ना।
तो इसमें तमाम तरह के जो मूल अधिकार हैं, नागरिक अधिकार हैं, ये सब जुड़ जाते हैं। लेकिन जेपी की एक खास बात ये भी है कि वो समुदाय के, वृहत भारतीय समुदाय के बारे में कल्पना करते थे, जिसमें सेंद्रियता और सावयवता उसका प्रमुख अंग हो, विशेषता हो। मतलब एक दूसरे से हम जुड़े रहे, ऐसा महसूस करें कि हम अलग नहीं हैं, एक ही समुदाय के हिस्सा हैं। और जैसे हमारे शरीर के अंग हैं अलग अलग, लेकिन आखिर तो शरीर एक है। तो ऐसी एक सावयवी उनकी कल्पना थी। और हमको तो बढ़ना उसी दिशा में है। बीच में कई विचलनें आती हैं, और उसमें भी आदमी आखिर तो रास्ता निकालता है। जेपी आंदोलन एक ऐसा संकेतक है, एक दिशा संकेतक आंदोलन है कि जब जब आपको जो आम जनता है उसका जो वृत्त है, जो लोक वृत्त है, लोक शक्ति का जो अपना वृत्त है, जब जब वो सिकुड़ेगा, उस पर दबाव आएंगे, तो वो अंतः चेतना से, अपनी अंतः प्रेरणा से, स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से लोग इनका खंडन करेगा और वापस अपने वृत्त को उसमें वापस लौटेगा। तो ये एक जेपी आंदोलन को देखने की ये भी एक दृष्टि है, क्योंकि ये बेसिकली मूलतः ये आंदोलन जो लोक की सिमटती परिधि थी उसको तोड़ने का एक व्यापक और बहुत बड़ा उद्यम था, महान उद्यम था। तो उस दिशा में प्रगति वो तो समाज में जो अनेक हिस्से हैं, जो अनेक स्तर हैं, उन स्तरों का जो जिस तरह से जुड़ाव हुआ है मुख्य धारा से, तो ये तो संभावना आगे बनती है। अच्छा, एक इसमें आपने लिया है, वो जेपी का लेख है या पत्र है शायद, जिसमें बहुत आक्रोशित होकर उन्होंने लिखा है अपनी अमेरिका में पढ़ाई के लिए जब गए थे उस समय की स्थिति का उसमें उल्लेख है कि कैसे पैसे जुटाने के लिए उन्होंने शौचालय की सफाई की, होटलों में बर्तन धोए, झाड़ू लगाया, और इस तरह से करके जो पैसे आते थे उससे वो अपनी फीस चुकाते थे या पुस्तकें खरीदते थे, मकान का किराया चुकाते थे। तो उसके पीछे क्यों वैसा उनको लिखना पड़ा, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या? वो एक भाषण है, संपूर्ण क्रांति का जो घोष उन्होंने किया था 5 जून 1974 को। अच्छा। गांधी मैदान में पटना के। तो जेपी को जो टारगेट किया जा रहा था, तो वो कौन लोग थे? ये पूंजीपतियों के दलाल हैं। अच्छा। ये CIA के एजेंट हैं और तमाम तरह के लांछन, और उनको तरह तरह से कलंकित किया जा रहा। माने जो उस समय की राजनीतिक शक्तियां थी उनके ओर से ये आक्षेप आते थे। तो इनका जवाब उन्होंने बहुत उद्वेलित होकर और द्रवित होकर बल्कि दिया था। अच्छा। कि उन्होंने ये भी बाद में कहा था कि जिस दिन जयप्रकाश गद्दार हो गया उस दिन देश में एक भी देशभक्त नहीं बचेगा। अच्छा। ये भी उनको कहना पड़ा। बड़ी बात थी। तो ये सब बातें होती रही थी, और ये उसी समय इनके मुख से ऐसी बातें निकली थी। और सच में स्वतंत्रता उनके जीवन का आकाशदीप है। 1920-21 में जो असहयोग आंदोलन चला था, उसी समय उनके मन पे जो स्वतंत्र होने का एक स्वतंत्र चेता जयप्रकाश का निर्माण हो चुका था। अब आप सोचिए, आप इस पर विचार करके देखिए कि वो व्यक्ति जो 20 साल का है, एक बार जब वो कॉलेज छोड़ देता है जहाँ अंग्रेजों का की संस्था है, वो छोड़ने पटना कॉलेज, उसके बाद जब आंदोलन वापस से लिया जाता है तो उनको ये स्वीकार नहीं होता है कि वापस हम फिर किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन में जाएं। तो वो कहाँ जाएं? तो उस समय था कि कई लोग अमेरिका जा रहे थे। अच्छा। और वहाँ से पढ़ने लिखने जाते थे या रोजगार के चक्कर में जाते थे, उस समय भी जाते थे। तो जयप्रकाश जी ने उस समय जो एकदम असंभव काम था उसको उन्होंने संभव किया, और इसीलिए उनको ये पीड़ा है कि मुझ पर ऐसे आक्षेप लग रहे हैं, जिसने स्वतंत्रता के लिए और मानवीय जो गरिमा है उसकी स्थापना के लिए समाज में, देश में, दुनिया में अपना जीवन पूरा लगा दिया हो, तो आप उसको इस तरह से लांछित कर रहे हैं।
सिर्फ इसलिए कि आपको विरोध सहन नहीं हो रहा है, आप जो कुछ कर रहे हैं उसका। तो ये बड़ा भारी विषय है दरअसल। और इसमें जयप्रकाश आंदोलन में एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो स्वयं जेपी हैं, उनका व्यक्तित्व है, उनका कर्तव्य है, और वो इतना बड़ा है कि एक बात उन्हीं के आने से आंदोलन का इतना विस्तार लोगों का भरोसा उस पर। मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है यहाँ कि अब तक आजाद भारत में कम से कम इतना बड़ा देशव्यापी सर्वसमावेशी आंदोलन नहीं हुआ। उत्तर से लेके दक्षिण तक, कर्नाटक तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, मतलब इतना सर्वसमावेशी इसलिए कि इसमें हर वर्ग का, जो भी सामाजिक वर्ग है, धार्मिक वर्ग है, जो भी है, सबकी सहभागिता थी। बाद में देखिए राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसको भी मानता हूं मैं, लेकिन वो सर्वसमावेशी था ऐसा नहीं कह सकते। उसमें जो धार्मिक समूह थे कई, उसमें तो नहीं शामिल थे। लेकिन जेपी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हर तबका का व्यक्ति, हर धर्म, हर जाति के लोग सम्मिलित थे, और उसका फैलाव बहुत बड़ा था। आपको एक और बात बता दें, आपके दर्शकों के लिए ये जान के बड़ा अच्छा लगेगा। 6 मार्च 1975 को जनता का मांग पत्र सौंपने लोकसभा अध्यक्ष को जेपी ने एक मार्च का नेतृत्व किया था दिल्ली में। आप जानते हैं वो कितना लंबा मार्च था? वो मार्च 8 किलोमीटर लंबा था। आज तक ऐसा मार्च नहीं हुआ। उसके बाद वो दिल्ली की सत्ता उसे समझा जा सकता है कितने लोग उसमें शामिल। सोच लीजिए कि वो कैसा मार्च था। बिल्कुल। और सत्ता की जो चूल्हे हिल जाना जिसको कहते हैं, वो घटना हुई थी वहां। इस आंदोलन का एक बहुत ही माने यशस्वी और प्रशस्त इतिहास है, और इसको धूमिल नहीं होने देना चाहिए। अक्सर लोग जेपी आंदोलन को किनारे कर देते हैं, इमरजेंसी हल्ला करते हैं, और आज तो ये कहा जा रहा है इमरजेंसी विरोधी आंदोलन। इमरजेंसी विरोधी आंदोलन कौन था? इमरजेंसी तो बाद में आई, आंदोलन तो दूसरे मुद्दों को लेकर के दमन के इमरजेंसी आई। बिल्कुल। और इमरजेंसी विरोधी आंदोलन तो कोई था ही नहीं, प्रतिरोध थे, और प्रतिरोध होता रहा था। जितने महीने इमरजेंसी रही, 19 महीने प्रतिरोध होते रहे। आंदोलन कहाँ हुआ? आंदोलन एक दूसरी चीज होती है ना। आंदोलन एक उसका स्वरूप ही दूसरा होता है, उसमें लोग होते हैं, सामने आते हैं। जो भी कुछ हुआ वो अलग अलग इलाकों में छिटपुट रूप से हुआ, निरंतरता में भी हुआ, लेकिन छिटपुट हुआ। तो इसको लोग जेपी और जेपी के आंदोलन को कहीं ना कहीं कमतर साबित करने के लिए, या इतिहास में ये ज्यादा उसकी चर्चा न हो, इतिहासकार एंटी इमरजेंसी मूवमेंट बोलते हैं। इतिहासकार जिसका आप नाम लेते रहते हैं, ये लोग बोलते हैं एंटी इमरजेंसी मूवमेंट, जबकि महत्ता घटाने की साजिश है। बिल्कुल। अभी सत्ता पक्ष के लोगों को भी मैंने देखा है, इमरजेंसी पे 1.5 घंटा बोल रहे हैं, एक दफा न जेपी का जिक्र आया और न जेपी आंदोलन का जिक्र आया। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट और तमाम चीजों के बारे में ही बात करते थे। तो ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा राजनीतिक सवाल हो जाएगा। अभी जो माहौल है और जो राजनेता हैं अभी पावर में हैं, जो जनता की भलाई करने का दावा करते हैं, उसमें आप सबसे ज्यादा जेपी के विचारों के करीब किस नेता को पाते हैं? बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मैंने इसमें एक जगह बात कही है। भारत की राजनीति देखिए बिल्कुल 2 भागों में विभक्त है। एक भाग जो है वो कह सकते हैं कि बीजेपी की जो राजनीति है उसके साथ है। और एक जो राजनीति है वो तमाम राजनीति मिलके एक हो गई है, वो बीजेपी के, यानी एंटी बीजेपी कही है। तो ये मोटा मोटी एक जो विभक्तिकरण है, इसमें अब जो दूसरे पक्ष के लोग हैं जो एंटी बीजेपी हैं, तो वो अब जेपी को पिछले 20 सालों से 25 सालों से उनपे अभियोग लगा रहे हैं कि जेपी के कारण ही जो है वो बीजेपी का राइज हुआ। या हिंदुत्व की राजनीति का राइज हुआ, है ना। तो ये इनका आक्षेप है, और इस पे लगातार बोलते रहते हैं। मैंने जनसत्ता में आज से 10-12 साल पहले ही बहुत लंबा 2 खंडों का लेख भी लिखा था जेपी की
इसमें जेपी आंदोलन और उसके मूल्यों पर, तो उस समय भी मैंने इसका सवाल किया था ये। हाँ। तो ये एक बात है कि जेपी आंदोलन के चलते हिंदुत्व की राजनीति का प्रसार शुरू हुआ, हुई। ये हाँ। भी एक धारणा लोगों के मन में है। तब तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि जो राजनीति में जो ओबीसी तबका है, हाँ। उसका भी कारण तो जेपी आंदोलन, जेपी जो आंदोलन, कि मैंने आपको बताया। हाँ। तो ये दो जो राजनीतिक जो चीजें हैं, तो बड़ा एक जो दिखाई देता है, जो बीजेपी के नाम पे हिंदुत्व की राजनीति की जो प्रवृत्ति है, और दूसरी जो ओबीसी या पिछड़े वर्गों का पूरा जो उभार है, ये दोनों उभारों को तो आप जेपी आंदोलन को ही आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर आप विरोध कैसे कर सकते हैं? हाँ, और जेपी की आलोचना एक और बात को लेके होती है। जेपी ने एक बार कहा था कि अगर आरएसएस फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ, उसको लेकर के भी जेपी की बहुत आलोचना। इसीलिए तो इन सब चीजों को इकट्ठा करके लोग उनका विरोध करते हैं। देखिए 1967 में जो गैर कांग्रेसवाद के जो शिल्पकार थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने ऐसा शिल्प संधान किया था जिसके एक छोर पर सीपीआई थी, तो दूसरे छोर पर जनसंघ थी। बिल्कुल। अब बताइए, तो प्रथम शिल्पकार तो इसके राम मनोहर लोहिया थे, है ना। दूसरे की जब आप एक जन आंदोलन में होते हैं तो आप किसी निषेधात्मक प्रवृत्ति के साथ नहीं चल सकते। आप किसी को ये नहीं कर सकते कि भाई तुमको, तुम्हारे लिए ये स्थान वर्जित है, तुम्हारे लिए ये स्थान वर्जित है। बिल्कुल। एक बात मैं आपको कह सकता हूँ और इस पे बहुत स्पष्टता के साथ, कि जेपी का पूरा जोर, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, निर्दलीय राजनीति की तरफ था। अच्छा। उन्होंने दलों को साफ साफ कहा, कई मौकों पर कहा कि आप दलीय राजनीति के लिए इस आंदोलन में मत आइए। आप युवाओं को आगे रहने दीजिए, निर्दलीय युवाओं को आगे रहने दीजिए, आप इनके पीछे पीछे चलिए, न कि आप इनको लीड करने की कोशिश कीजिए। तो ये निर्दलीय, क्योंकि निर्दलीय लोकतंत्र एक बड़ा मूल्य है, मैं आपको बता देता हूँ। संसदीय लोकतंत्र के मुकाबले वो बहुत बड़ा मूल्य है निर्दलीय लोकतंत्र, जिसमें जनता अपने शासन में, जिसको जेपी कहते थे, एक लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अधिकतम लोग अपना अधिकतम शासन कर सकें। तो वो निर्दलीय लोकतंत्र में ही संभव है। तो दरअसल जेपी जो संपूर्ण क्रांति की बात करते थे, तो उसका एक जो राजनीतिक जो पहलू जो था वो ये भी था कि वो निर्दलीय लोकतंत्र की भी स्थापना के लिए व्यग्र थे। तो ऐसे में आप किसी को अब ये कह दीजिए कि इसके चलते ये हो गया, उसके चलते ये हो गया, ये वो आपने ठीक कहा कि ये महत्व कम करने की कोशिश है। ये तमाम तरह की कोशिशें चलती रहती हैं, लेकिन जेपी के व्यक्तित्व में दो बहुत प्रमुख चीजें हैं। पहला है रेनुंसिएशन, त्याग, और दूसरी है वीरता। और दादा धर्माधिकारी ने बड़ी अच्छी व्याख्या भी की है इसकी। इन दो चीजों के चलते जेपी एक ऐसे व्यक्ति हैं जैसा संसार में और कोई नहीं हुआ। अच्छा। चाहे वो उनका निजी जीवन हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो। तो इसीलिए उनके कहने का एक मूल्य था, उनका एक, वो जो बात कहते थे वो भारत की तरफ से बोल सकते थे। आप ये सोचिए, आज जो लोग विरोध करते हैं उनको ये इस बात का ध्यान नहीं रहता कि 1970-71 में जो पूर्वी पाकिस्तान में संकट आया था और शरणार्थी समस्या पर विश्व जनमत का ध्यान खींचने के लिए, जेपी को मनाने के लिए, बिल्कुल इंदिरा जी ने जयप्रकाश जी को जिम्मा दिया था कि आप जाइए, और वो उन्होंने 67 दिन का एक वर्ल्ड टूर किया था, विश्व तमाम अमेरिका और यूरोप के देशों की यात्रा की थी। और उस यात्रा में पहली बार अमेरिका के इतिहास में वहाँ के जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने एक अनऑफिशियल व्यक्ति के साथ, जो ऑफिस बेरर नहीं था, उसके साथ ऑफिशियल मुलाकात की। अच्छा। ये इतिहास में पहली बार हुआ था। ये उनका कद था। बिल्कुल। आपको एक बात और ये भी बता दें, उनका जेपी के अंतर्राष्ट्रीयता जो है उस पर भी बात होनी चाहिए, लोगों को मालूम नहीं वो किस हैसियत के आदमी थे। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 1945 में जब वो जेल में बंद थे, लंदन में फेनर ब्रॉकवे थे जो सोशलिस्ट लीडर थे, और सोरेन सेन थे। इन लोगों के नेतृत्व में वहाँ जेपी की रिहाई के लिए एक जुलूस निकला। अच्छा। और ब्रॉकवे ने यहाँ तक कहा था कि लेनिन के बाद
जेपी दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिस्ट हैं। अच्छा, ये बात लोगों को पता जबकि यहाँ लोग कह रहे हैं कि वो आरएसएस के लोग हैं। अब ये सब इतने बड़े विरोधाभास हैं। तो एक बड़ा व्यक्ति जो होता है वो देखिए किसी एक धारणा के साथ चिपक के अपना नहीं रहता, और ऐसा नहीं कि एक विचार के साथ 7 जन्म का रिश्ता निभा रहे हो। उसका विकास होता है, रिवोल्यूशन होता है। बिल्कुल, नई परिस्थितियों के साथ कैसे समायोजन करना है, अपने को बदलना है। जेपी का जीवन इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी नज़र में उनका अपना विचार कोई मायने नहीं रखता था। वो निरंतर बदलते रहते थे। किसके लिए? जनता के लिए। आम आदमी के जीवन में अगर एक विचार फेल हो गया, दूसरा विचार कहाँ? तो इसीलिए उनको क्रांति शोधक कहा जाता है। अच्छा, लगातार नए विचारों के शोधन में और संधान। तो चलिए, आपसे बहुत सार्थक बातचीत हुई और मुझे लगता है कि जेपी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी और कोई दूसरी नहीं हो सकती थी। और जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको जरूर जेपी आंदोलन के बारे में, जेपी के व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, और उसमें शिवदयाल जी की पुस्तकें बहुत सहायक होंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।